तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, राइट। तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई बंदा अगर 60,000 कमा रहा है और वो इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है। बट हम गलती यहाँ क्या कर सकते हैं कि सारा पैसा स्टॉक में लगा दें। फिर एक ऐसा पॉइंट मैंने देखा है लोगों की लाइफ में कि उनकी मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए है, लेकिन मंथली ईएमआई उनकी 50,000 60,000 तक पहुंच चुकी है। अब वो पूरे एक लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस विद यू कि ये जो बेसिक चीज़ है, इनको कैसे करके बंदा बाहर निकल सकता है। मैं एक केस स्टडी बताता हूँ। एक बंदा था बैंगलोर है, मतलब उसका पैकेज करीब 20 लाख का था और उसने 28 लाख की स्कॉर्पियो खरीदी। तो वो जो ये पैसा सेव कर सकता था, अब वो 7-8 साल तक वो ईएमआई के जंजाल में फंस गया। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द फाउंडर शो बाय ऑफिस 2.0। सर, मेरे को ना एक सबसे पहला सवाल जो मेरे को आपसे पूछना है, जिसकी मतलब मेरे को खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की। मैं जब आपकी प्रोफाइल देख रहा था, सो आपका पूरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था। लाइक आपने चार्ज बी से लेकर के, वॉलमार्ट से लेकर के, विप्रो से लेकर के, आपने जहाँ पर भी जॉब की है या जो भी काम किया है, इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी। देन आपका एकदम से ट्रांजिशन मतलब कैसे हो गया इन्वेस्टमेंट की तरफ में, और सोहो रिसर्च जो आपने नई कंपनी स्टार्ट की है। सो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे आपने अपना पूरा करियर स्विच किया? तो उसके पीछे का क्या मतलब क्या उड़ी हो रही है आपकी, जली रही है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सी, इंजीनियर्स आर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स। प्रॉब्लम ढूँढते हैं वो, राइट? तो मैं प्रॉब्लम तो ढूँढ ही रहा था हर जगह, कुछ ना कुछ सॉल्व करता था। मेंशन अबाउट कंपनीज़ लाइक एक्सेंचर और एसएपी एंड वॉलमार्ट्स एंड चार्ज मी। तो वहाँ भी प्रॉब्लम ढूँढता था, सॉल्व करता था। बट इन्वेस्टिंग की बात, मुझे लगता है इंजीनियर्स आर वेरी गुड इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज़ लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्वेस्टिंग, व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी राइट इन कंपनीज़, इट गेट्स गवर्न्ड बाय सो मेनी थिंग्स, मैक्रोज़, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, क्रूड ऑयल का प्राइसेस क्या चल रहा है, साइकोलॉजी क्या चल रही है, राइट? मार्केट ग्रीड फैक्टर, ये सब चीज़ को समझ के इन्वेस्ट करना, आई थिंक इंजीनियर्स कैन डू अ ग्रेट जॉब इन दिस। एंड ये जर्नी स्टार्ट एक्चुअली 2009 से स्टार्ट हो गई थी। आई वाज़ इन अमेरिका, वर्किंग विद बैंक ऑफ अमेरिका। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक कॉल्ड वन ऑफ वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। तो बुक पढ़ के लगा कि यार ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जो मैं ढूँढ रहा था। सो दैट्स तो वो पढ़ा, वो पढ़ता गया, फिर उसके बाद बीटिंग द स्ट्रीट और उसके बाद फाइनेंस की काफ़ी सारी किताबें पढ़ी और फिर जो भी उन किताबों का निचोड़ था, वो एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करा और सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके जब मैंने वो एल्गोरिथम्स लिखे, तो वो सब प्रॉफिटेबल। तो मुझे लगा है कि क्रैक द मार्केट। तो यही था जर्नी। तो सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि आपने जब एल्गो लिखी, तो वही कौन सा कॉमन पैटर्न आपको दिखने दिया? इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, मार्केट को इतना स्टडी करने के बाद, व्हाट इज़ दैट वन कॉमन पैटर्न जो आपको लगा कि अगर किसी कंपनी को स्टडी करते टाइम अगर ये एक कॉमन पैटर्न मिसिंग है, तो बाकी चाहे उसके अंदर कितनी भी अच्छाइयाँ क्यों ना हो, अगर ये एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, तो उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की, या इसमें इन्वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता? एक कहना तो मुश्किल है, बट कुछ फैक्टर्स जो रेड फ्लैग हो सकते हैं। अगर कंपनी ही अच्छी नहीं है, उसमें कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, उनका इंटेंशन कंपनी क्रिएट करना नहीं है, मनी सिफन करना है या फिर गलत तरीके से पैसा कमाना है, दैट्स अ रेड फ्लैग। दूसरा ये हो सकता है कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है, लैगार्ड्स हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं, लैगार्ड्स उनको। बड़ी-बड़ी कंपनी है, ग्रोथ ही नहीं है, तो उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये 2-3 मेन पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बोरोइंग ले ली कंपनी ने, लोन बहुत ज़्यादा ले लिया है, बट वो पैसे ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो उसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है। दोज़ आर द रेड फ्लैग्स। बट क्या देखना चाहिए, अगर मैं इसको क्वेश्चन को पलट कर दूँ, क्या देखना चाहिए? सी, इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल, 2-4 ही मेन फंडे हैं। वैसे तो बहुत सारी किताबें पढ़ लो, बट फंडे 2-4 ही हैं। एक, बी लॉन्ग टर्म, द फर्स्ट प्रिंसिपल। बी लॉन्ग टर्म इन गुड कंपनीज़ एंड लेट द मनी कंपाउंड। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन। गलती क्या करते हैं लोग, अच्छी कंपनी में छोटा-सा फॉल होता है, निकल जाते हैं। फिर वो पैसा कहीं और लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटन हैज़ गॉन 2000 टाइम्स इन लास्ट 20 ईयर्स, राइट? तो लॉन्ग टर्म बने रह के इन्वेस्ट करा जा सकता है पैसा। सर, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे आपने बोला लॉन्ग टर्म हर्ट ऑफ व्यू से,
अगर मैं एक लेट्स से बिज़नेस ओनर या एक वर्किंग प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करूँ, तो बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स को या इनफैक्ट बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल को भी यही फ़ील होता है कि उनको 60 साल तक काम करना है एंड देन उसके बाद वो रिटायर होंगे, जो भी पीएफ का पैसा मिलेगा, जो फंड उनको मिलेगा, उससे फिर अपनी रिटायरमेंट की लाइफ़ वो एन्जॉय करने वाले हैं। बट जितना मैंने पर्सनली भी देखा है कि 60 इयर्स की एज में जाकर के अगर उनके पास पैसा होता भी है, तो फिर वो फ्रीडम नहीं होती जो उनको थोड़ा एक 40 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में या 55-50 साल की उम्र में भी होती है। मतलब उस समय करोड़ों का बैंक अकाउंट भी उनके हो जाते हैं, कि बट फिर उसको खर्च करने के लिए वो एनर्जी वो ताकत नहीं है, वो वो टाइम ताकत नहीं है। तो उसका भी कोई सेंस नहीं फल रहा। वो बस अपने बच्चों के लिए और अपने पोतों के लिए ही उन्होंने फिर वो पैसा कमाया, खुद के लिए तो वो कुछ कभी फ्री ही नहीं हो पाए। तो अगर किसी को जल्दी रिटायर होना हो, लाइक 40 की एज में रिटायर होना हो या मैक्सिमम 45 की एज में रिटायर होना हो, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ अ बेनिफिशियल थिंग, या फिर जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ शॉर्टकट वाला रास्ता इन्वेस्टमेंट में, वो लेकर के वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। तो आपका टेक है? आपने 2-3 बातें करी हैं। एक तो जो लोग 50-55 साल तक काम कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? पहले पहले तो ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ दे आर एन्जॉयिंग द जर्नी, राइट? मेबी कुछ लोग लॉयर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। एज़ लॉन्ग एज़ दे आर एन्जॉयिंग द जर्नी, मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। इन फैक्ट इट इज़ वेरी गुड। मैं तो बोलता हूँ आखिरी साँस तक काम करना चाहिए। मतलब 60 पे क्यों स्टॉप करना है? इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड वी कैन वर्क लाइक 80। अमिताभ जी तो अभी भी काम कर रहे हैं, राइट? तो उसमें कुछ नहीं है। बट अगर वो इफ पीपल आर वर्किंग आउट ऑफ कंपल्शन कि मेरे पास पैसा नहीं है, देन इट इज़ अ सॉरी सिचुएशन टू बी इन। उसका एक अल्टरनेट कर सकते हैं। तो आपने फिर बोला कि वो लोग अगर 40, 43 या 45 के पास रिटायर हो जाएँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू हों या फिर एक कुछ शॉर्ट टर्म जुगाड़ ढूँढना चाहिए, राइट? देखिए अगर वो एक प्रूवन वे तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अ, उससे भी पहले कहता हूँ कि सेविंग, राइट? राइट, क्योंकि हम लोग देखते हैं हाँ, कि अगर हम अपने पेरेंट्स के टाइम पे जाते हैं तो लोग सेव ज़्यादा करते थे। अभी लोग सेव कम करते हैं। और सेव करके कहाँ एलोकेट करना है? एफडी में करना है, स्टॉक्स में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है? मुझे लगता है कि एक रेशियो डिसाइड करके और फिर बट आपको जो फाइनेंशियल फ्री है, ना तो वो एफडी बनाने वाली है, राइट? म्यूचुअल फंड शायद बना ले बट वी हैव टू पंप लॉट ऑफ मनी। बट अगर इफ यू इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंपनीज़, वो 10-15 साल में इट कैन क्रिएट सम मैजिक। और शॉर्ट टर्म की बात ये है कि इफ यू आर एक्सेप्शनल, समबडी हैव सम पीपल हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन बिटकॉइन, राइट? Somebody made, some people have made money a lot of, doing freelancing projects. So if you are exceptional in something, there is no hard rule in not to try. I think you should try. इतना ही बोल सकता हूँ। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ अ प्रूवन वे। ओके, तो अगर मैं एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन जिसकी एज अभी लेट्स से 27 ईयर या 28 ईयर है, बस बीटेक खत्म करके ग्रेजुएशन वगैरह खत्म करके थोड़ी बहुत इंटर्नशिप करके अब उसकी एक अच्छी खासी जॉब लगी, ठीक है? टैक्स वैक्स के बाद में वो लेट्स से 60,000 रुपए मंथली उसकी अर्निंग है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर वो रिटायर होना चाहता है लेट्स से 40 साल की एज में, तो उसके लिए रोड मैप क्या रहेगा? लाइक सबसे पहले उसको बिकॉज़ कई बार क्या होता है, मैं आपका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैंने क्या चीज़ देखी है, खुद भी एक्सपीरियंस की है, कि जो मेरी एज के लोग हैं ना, वो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं, कि मैं इसका स्टॉक खरीदता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके पास ना सेलिंग नेट नहीं होता। तो लेट्स से उन्होंने अभी आईफ़ोन भी लिया हुआ है ईएमआई पर, ठीक है? और साथ-साथ में उन्होंने टाटा में भी 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं स्टॉक में। ओके। अब मान लो उनके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करा या हेल्थ इंश्योरेंस था, सब कुछ था बट अभी भी उनको कैश की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बैंक अकाउंट में केवल 1.5 लाख रुपए ही है और स्टॉक में उन लोगों ने सब कुछ स्टॉक में किया हुआ था, इन्वेस्ट किया हुआ था। तो उनको उस टाइम पे ना अपना स्टॉक को तोड़ करके पूरा डीमैट अकाउंट से पैसा निकालना पड़ता है सेविंग अकाउंट में। इट डज़न्ट मैटर उस टाइम वो प्रॉफिट में थे उस स्टॉक में कि नहीं थे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, राइट, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए सो दैट वो ऐसी सिचुएशन में ना आए कि उसको तब बेचना पड़ जाए जब मार्केट की हालत बेकार। राइट। इसमें बहुत सारे आपने डिटेल्स बात करी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करी है। तो मैं एक-एक करके आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एक तो आपने बताया सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई बंदा अगर 60,000 कमा रहा है और वो इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ म्यूज़िक टू माय ईयर्स कि भाई
इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है। बट हम गलती यहाँ क्या कर सकते हैं कि सारा पैसा स्टॉक में लगा दें। मुझे लगता है और दूसरा मुझे लगता है कि क्या वो बंदा जो 20-22 साल या 24 साल का है, उसको इतनी फाइनेंशियल नॉलेज है, उसको पता है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम राइट? आपने जैसे बताया टाटा मोटर्स मतलब एक टाइम पे बहुत हाई पे गया था, फिर नीचे गया था। तो कब बाय करना है, कब सेल करना है? कौन-सी कंपनी को बाय करना है? कुछ कंपनी साइक्लिकल्स होती हैं, जैसे आपने बताया ऑटोमोबाइल्स राइट? शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, काफ़ी इंडस्ट्री साइक्लिकल्स होती हैं। तो एक पीटर लिंच साहब बोलते हैं, "नो व्हाट यू ओन।" आपने क्या खरीदा है, कौन-सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, यू शुड नो अबाउट द कंपनी। तो इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक एसेट एलोकेशन, जो आपने बात करा ना कि एकदम कुछ ज़रूरत पड़ गई तो उसे बेचना पड़ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लो। उसकी एज के हिसाब से मेबी 20% इन एफडी, 20% इन बॉन्ड्स और 60% इन इक्विटीज़ अगर आप बंदा बहुत यंग है, राइट? दूसरी बात जो 60% पैसा है, उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन-सी कंपनी में? आई थिंक गेट अ फाइनेंशियल एडवाइस और प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करो उन कंपनीज़ में और हर महीने इन्वेस्ट करो फिर पैसा। इमेजिन किसी बंदे ने 2004 में टाइटन में इन्वेस्ट करा पहली बार और वो हर महीने उसमें ₹10,000 भी डाल रहा है। वो कितना पैसा हो जाएगा, राइट? बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो कंपनी 2000 गुना हुई है। 2000 2000 गुना, 2000 टाइम्स। बहुत सारी कंपनी है, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, टाइटन टाटा ई-रिक्शाई, बहुत सारी कंपनी है। अज़्यूम्स कि किसी आदमी उसको एवरेज अप करता जा रहा है हर मंथली। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ। एक एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा नो व्हाट यू ओन। इफ यू नो अबाउट द कंपनी गुड, इफ यू डोंट अबाउट नो अबाउट द कंपनी या इतना टाइम नहीं होता है तो गेट अ फाइनेंशियल एडवाइस। इसमें सर एक चीज़ और जो मैंने मिस्टेक या फिर एक क्या बोलते हैं उसको एक मिसकंसेप्शन देखा है यंगस्टर्स में भी और जो थोड़े एज्ड है लाइक 40 साल के लिए या 50 साल के लोग उन लोगों ने भी दे कंसीडर सम ऑफ देम नॉट एवरीवन वो हेल्थ इंश्योरेंस और जो टर्म इंश्योरेंस हो गया इनको भी वो एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह ही चूज करना अ, चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग आपने भी देखे होंगे जो यूलिप वगैरह में होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि लेट्स से अगर उनका प्रीमियम 15,000 रुपए है हर साल का हेल्थ इंश्योरेंस का और वो 4 साल तक उनकी तबीयत खराब नहीं हुई एडमिट नहीं हुई तो ये सोचते हैं कि यार हर साल मैं 15,000 रुपए भी पे कर रहा हूँ और इसका कुछ फायदा भी नहीं हो रहा मतलब मैं तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ उसको क्योंकि उनको हेल्थ इंश्योरेंस की कीमत तभी पता चलती है जब वो एडमिट होते हैं हाँ, हॉस्पिटल। लेकिन अगर कोई हेल्थ ही है फिट है इतनी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ रही तो उसको लगता है कि ये तो पैसा वे वेस्ट जा रहा है तो मैं क्यों दूँ उसको पैसे को, हो रहा है इससे प्ले। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो यूट्यूब वगैरह पे पहुंचते हैं तो उनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जितने हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर होते हैं। तो उस मिसकंसेप्शन के ऊपर क्या देगी आपका? मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको डिज़ीज़ या हॉस्पिटलाइज़ेशन को कवर करता है और एक हो गया टर्म इंश्योरेंस और एक हो गया इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को अलग रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इनको मिक्स कर दोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अगेंस्ट यूलिप बट यूरोप के अंदर इंटरनल फीसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है कभी टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए बंदे को, एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए एंड आइस इन्वेस्टमेंट सेपरेट रखना चाहिए। दैट्स अ मच बेटर व्हीकल और वेल्थ क्रिएशन। सब मिक्स कर दोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा और इतना सारा फीस दे दोगे ना आप, आपका मनी भी कंपाउंड नहीं होगा। नहीं ये आई टोटली एग्री विद इट। इसमें सर मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन इसमें ये भी था कि मेरा भी ऐसा मानना है यार मैंने भी जब कुछ अपने जो साथ के लोग हैं उनसे जब बात करी तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो कई बार जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो क्लेम वो कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि भाई 4 लाख का क्लेम था, पॉलिसी वाले ने बोला हम केवल 1 लाख रुपए देंगे। को कई बार वो पूरा पूरा क्लेम ही वो कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो डू यू थिंक कि इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें खुद का बैकअप हेल्थ फंड भी तैयार रखना का चाहिए कि इन केस अगर हम एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और बाय चांस अगर हेल्थ इंश्योरेंस वाले ने हमें धोखा दिया लाइक हमारी पॉलिसी अप्रूव नहीं करी तो उस केस के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट एक इमरजेंसी मेडिकल फंड रेडी हो ताकि थोड़ा हमको वापस सपोर्ट कर दे। इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट और मैं तो इसमें बोलूँगा कि सिर्फ हेल्थ रिलेटेड नहीं, भाई पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। कुछ भी हो गया, फैमिली में नीड है, तो 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। मिनिमम व्हाट इट मीन्स कि उसका जो मंथली एक्सपेंसेस है, सपोज़ उसका मंथली एक्सपेंसेस 20,000 है, डिवाइड इंटू 6 तो 1,20,000 बट एज़ योर एज इंक्रीजेज़
आप 30 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं, मुझे लगता है वो नंबर 6 मंथ्स का नहीं होना चाहिए फिर, राइट? अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं आइडली, यू नो, तो वो नंबर 4-5 ईयर्स का होना चाहिए। 4-5 ईयर्स इनटू एनुअल एक्सपेंस। इतना मतलब इतना पैसा आपके पास होना चाहिए इन एफडीज़ और कैश या कहीं भी। मिनिमम उसपे। इसमें सर अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हमने बात करी, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर हमने बात करी। नाउ अभी मैं चाह रहा हूँ कि हम जो भी अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम में जाने से पहले ना उसके जो बेसिक्स है, उसको कवर कर लें। बिकॉज़ मैं आपको बताऊँ तो अभी आई एम 26 ईयर ओल्ड, तो मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया था क्लास 11th से। तो फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब चीज़ें। राइट। तो 2000 क्लास 11th में आई वाज़ आई थिंक शायद 17 साल या 18 साल का रहा हूँ। तो 17 साल की एज से लेके 21 साल तक की एज से जो पैसा कमाया वो सब मतलब उड़ाया ही है, मतलब कुछ खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, हाँ, फ़ोन हो गया, कुछ हो गया, बाइक हो गया। हाँ, ये सब चीज़ें की। तो अब जब कोई 20 साल का बच्चा होता है, 21 साल का बच्चा होता है ना, उसको ये जो यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं, बहुत अपीलिंग करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी बकवास होती है पूरी उस पे। अच्छा, 21 साल के लोगों को भी ऐसा फ़ील करता है? हाँ, ये जितने अच्छा। बेसिक आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है शो ऑफ बाजी में। ये एकदम मुझे ऐसा लगता था कि 35 प्लस जो लोग हैं उन्हीं को ऐसा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग ना बोलते हैं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। बट होता क्या है कि जो मैंने खुद मिस्टेक किया, जो मैंने आस-पास लोगों को करते हुए देखा है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? वो एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि एक तरफ उनकी एसआईपी होती है ₹25,000 पर मंथ, वहीं ऑन द अदर हैंड उनकी जो ईएमआई होती है, वो भी 25,000 पर मंथ ही होती है। तो वो अपनी एसआईपी भी इंक्रीज़, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी एसआईपी स्टक हो जाती है इन्वेस्टमेंट वाला। ईएमआई किस चीज़ की बात? ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई हो गई, फ़ोन की ईएमआई हो गई, फिर एसी खरीदना है, एसी की ईएमआई हो गई, फिर उनको लेट्स से टीवी खरीदना है, टीवी लेने का मन है, बड़ा टीवी चाहिए, उसकी ईएमआई होगी, कार्ड्स की ईएमआई हो गई। तो कहने के लिए दे आर इन्वेस्टिंग, वो एक यूट्यूबर की वीडियो देखी कि मंथली इतना इन्वेस्ट करो, तो दे आर हैप्पी इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट दे आर फॉरगेटिंग कि भाई तुम्हारी ईएमआई भी हर महीने इंक्रीज़ होती जा रही है। पर एक ऐसा पॉइंट मैंने देखा है लोगों की लाइफ़ में कि उनकी मंथली इन्वेस्टमेंट ₹15,000 है, लेकिन मंथली ईएमआई उनकी 50,000 60,000 तक पहुँच चुकी है। अब वो पूरे एक लोन के ट्रैप पे फँस चुके हैं। तो जब तक अब वो इस लोन के ट्रैप से बाहर नहीं निकलने वाले, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम तो भूल जाओ। तो दिस व्हेयर फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस विद यू कि ये जो बेसिक चीज़ है, इनको कैसे करके बंदा बाहर निकल सकता है? एक्चुअली आपने जो बताया इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। हाँ। मतलब बहुत सारी। पहली कि जैसे आपने बताया कि फ़ोन खरीद लिया, अभी गाड़ी खरीद ली, तो कितनी गाड़ी खरीदनी चाहिए? पॉइंट। दूसरा, ईएमआई जा रही है, एसआईपी जा रही है और ईएमआई जा रही है। ईएमआई, तो ईएमआई का कितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए? करेक्ट, ये पता होना चाहिए। राइट। तो ये सब चीज़ें अगर कोई हमें बता दे, अच्छा ये कौन पढ़ाता है? क्या ये सब चीज़ हैं, ये हमको कौन पढ़ाएगा? किसको पढ़ाना चाहिए वैसे? कौन करा रहा है? स्कूल को पढ़ाना चाहिए। बट कितने लोग नहीं, नहीं पढ़ते, राइट? तो एक सबसे पहले तो मैं हाइलाइट करूँगा कि सी स्कूल इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, राइट? जो हम आप और मैंने जितना सीखा है स्कूल से सीखा है, बट अगर वो हमको फाइनेंस भी सिखा देते, तो कितना अच्छा होता। तो मैं कुछ जवाब देने की कोशिश करता हूँ एक-एक। देखो, मैं एक केस स्टडी बताता हूँ, एक बंदा था बैंगलोर का है मतलब, उसका पैकेज करीब 20 लाख का था, राइट? और उसने 28 लाख की स्कॉर्पियो खरीद ली, ईएमआई पे। आप समझ रहे हो? हाँ, अगर बैंगलोर में किसी का पैकेज विद फैमिली 20 लाख का है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 20 लाख का आएगा तो उसके हाथ में कितना मिल जाएगा करीब? 10,000। उसके बाद सवा लाख रुपए अगर मान लो मैक्सिमम से कुछ भी करे वो, सवा लाख आ गया। बैंगलोर में फैमिली के साथ रहने का खर्चा आप समझ लीजिए 70-80 हज़ार रुपए। तो वो 40-50 हज़ार रुपए का उसके पास बफर था इन्वेस्टमेंट का। अब उस बंदे ने वो 28 लाख की गाड़ी खरीद ली। आप समझ रहे हो वो 40 हज़ार रुपए का बर्डन आ गया है। तो वो जो ये पैसा सेव कर सकता था, अब वो ईएमआई पे जाएगा। अब वो 7-8 साल से तक वो ईएमआई के जंजाल में फँस गया है। अब मान लो कुछ फैमिली इमरजेंसी आ जाती है, जैसे हमने बोला इमरजेंसी फंड, एक तो वही हो गया। दूसरा 7 साल तक वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। भैया जब आपके पास पैसा ही नहीं बचा, तो गाड़ी का एक फ़ॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। मतलब टेक अ पिंच विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। किसी की एनुअल इनकम जो भी है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 1 करोड़ तो 3 करोड़। हाँ, मतलब एनुअल इनकम किसी का 20 लाख का है। राइट? अ, सॉरी मैं मंथली में कर देता हूँ इसको। किसी की मंथली इनकम 5 लाख की है, राइट? तो मिनिमम हो गया 15 लाख की गाड़ी। इतनी गाड़ी बहुत आराम से खरीदनी चाहिए।
अब मैक्सिमम हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 30। तो वो बंदा 15 से 30 लाख की गाड़ी खरीदता है तो सही है, अगर उसका 5 लाख का सैलरी है। मंथली। हाँ, तो वो तो फिर काफ़ी सीनियर बंदा होगी ना। बट किसी बंदे का सैलरी 1.5 लाख रुपए है, अब वो जाके स्कॉर्पियो 28 लाख की खरीद ली, तो उसने तो बोल दिया हाँ बैल मुझे मार, राइट? 30,000 रुपये ईएमआई। बट आप मुझे बोलोगे कि सर 1.5 लाख इंटू 3 और 1.5 लाख इंटू 6, राइट? तो 4.5 और 9 लाख के बीच में तो कुछ आने नहीं वाला। बट मुझे लगता है थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लो, भई 10-11 लाख में गाड़ी आ सकती है। अच्छी खासी है। बड़ी ऐसा मत करो कि 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, राइट? तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो ये हम इस तरह के सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा ईएमआई वर्सेस एसआईपी। अगर आपकी ईएमआई आपका टेक होम सैलरी से 30% ज़्यादा है, तो आपको सोचना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है, राइट? और एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि खर्चा करके पैसा सेव मत करो, सेव करके खर्चा करो। मतलब किसी की सैलरी 1.5 लाख रुपए है, तो लोग करते हैं कि हाँ भैया फ़ोन खरीद लिया, घूमने चले गए, ईएमआई भर दी है, अब 10,000 रुपए बच गए, सेव कर लिए। ऐसा नहीं, आपने एक सेविंग रेट डिसाइड कर लिया, जो भी अपना पर्सनल कमिटमेंट कर लिया कि मुझे 30% सेव करना है या 20%, तो 1.5 लाख का 30% 45,000 रुपए। पहले 45,000 रुपए अपना दूसरा अकाउंट खोलो, उसमें ट्रांसफ़र कर दो, है ना? अब 1,05,000 रुपए को जो भी खर्च करना है, अब उसमें माइक्रो मैनेजमेंट मत करो, उसको खर्च कर दो। बट वो 45,000 रुपए अब कंपाउंड होंगे आपके। सीरियस भी हो रहा है और वो भी करता है। हाँ, तो ये 3-4 चीज़ें बंदा करेगा, तो मुझे लगता है ही विल बी वेरी मच बेटर ऑफ, अदरवाइज़ वो जंजाल में घूमता रहेगा। क्योंकि अगर वो बीसीए अपनी क्लियर नहीं करेगा तो फिर क्या वेल्थ क्रिएशन और क्या उसके बारे में तो आप देखिए अभी तक वो इन्वेस्टिंग पे नहीं आए हम, अभी हम पर्सनल फाइनेंस में ही घूम रहा है। क्योंकि आदमी पर्सनल फाइनेंस में इतनी गलती कर देता है कि वो कंपाउंडिंग तक तो पहुँच ही नहीं पाता। और मैं एक स्टडी बताता हूँ आपको, अगर कोई आदमी किसी भी लेवल का उसका पैकेज 1 करोड़ हो, 40 लाख हो, 50 लाख हो, एक स्टडी है, अगर वो अपनी सैलरी का 30% सेव कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो 16-17 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। इजी। अगर वो 60% सेव कर रहा है, तो वो 12-13% में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेल रिसर्च्ड स्टडी बैक्ड बाय डेटा। अमेजिंग सर। तो सर इसमें ना एक चीज़ और है, जब जैसा अभी हमने कार लोन के बारे में बात की, एक डिबेट जो पूरे सोशल मीडिया में बहुत मोस्ट कॉमन है, डिबेट आपने भी बहुत बार देखा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें घर खरीदना चाहिए, बहुत कोई बोलता है कि हमें घर रेंट पे रहना चाहिए। अब इसमें मेरा जो टेक है, मेरा टेक मेनली ये है कि घर जो होता है ना वो पैसों से नहीं, वो एक मतलब एक इमोशनल नीड होती है। जैसे मैं बताऊँ, जैसे आप रेंट पे रह रहे होगे फैमिली के साथ में, एनी अगर आप बैंगलोर गए जॉब करने, नहीं 2 साल के लगा है घर खरीद लिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर अपनी फैमिली के साथ हूँ और मैं अगर पिछले 5 साल से रेंट पर हूँ, तो एक चीज़ होती है कि आप हमेशा ना इमोशनली अनसिक्योर ही होते हो। कभी भी मकान मालिक बोलेगा मेरे बेटे की शादी है अगले साल, तो आपने खाली कर देना। तो आपको बस 30 डेज़ का टाइम मिलेगा, और जहाँ आप 5 साल से रह रहे हो, आप एक बोरिया बिस्तर उठाओ, चेंज करो। फिर हर बार एड्रेस चेंज होगा, पासपोर्ट में एड्रेस चेंज कराओ, आधार कार्ड, हाँ, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी वो है। एंड इट्स चीज़ नॉट ईज़ी हाँ। तो जब भी कोई फाइनेंशियल गुरु होता है, कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होता है, वो बोलता है कि हमेशा मैक्सिमम लोग तो यही बोलते हैं कि आपको घर हमेशा रेंट पे ही रहना चाहिए, आप इतना बचा लोगे, ये कर लो। इनफैक्ट अभी आपने कुछ दिन पहले ही काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक था कि निखिल कामत को तो आपने सुना। ज़रूरत वाले हाँ। हाँ, तो उन्होंने पूरी लाइफ बोला कि रेंट पे रहो, रेंट पे रहो, रेंट पे रहो। उन्होंने फिर खुद ही अभी घर बाय किया 10 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ का बैंगलोर में। तो उन्होंने भी ये बोला कि मेरे को ये घर पसंद था, एंड उन्होंने शायद उनको शिफ्टिंग के लिए कहा था, और वो चाहते नहीं थे बिकॉज़ वो उनकी वाइफ उस घर से मैच करती थी, तो उन्होंने वो घर ही खरीद ली। तो उन्होंने भी एंड में घर खरीदा। तो आपका क्या इसमें टेक है कि आपको घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे ही रहना चाहिए? सी इट्स अ पर्सनल चॉइस। अ, अगर आप मेरे से पूछोगे मेरा पर्सनल ओपिनियन, घर सबको खरीदना चाहिए। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कब खरीदना चाहिए? अगर एक आदमी मान लो 25 साल में अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, राइट? उसका 10-15 लाख का जो भी है या 8-10 लाख का पैकेज है, उस टाइम वो घर खरीद लेता है। उसका मतलब ये है कि उसने 50,000 की ईएमआई अपने ऊपर। के साथ शादी कर ली अगले 25 साल, जिस करेक्ट। राइट? अब वो 25 साल बन गया है। उसको अगर जॉब स्विच करनी है, जो भी करनी है, रिस्क लेना है, तो वो रिस्क नहीं ले पाएगा वो, राइट? एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि वो थोड़ा पोस्टपोन कर देता।
जो पैसा वो सेव कर रहा है, वो अच्छे से इन्वेस्ट करता, वो थोड़ा कॉर्पस बन जाता, राइट? एक अच्छी सैलरी हो जाती। अच्छी सैलरी हो गई है, तो जो घर की ईएमआई आ रही है, अब वो 30% हो गई, राइट? उसके पास करीब 1 साल का इमरजेंसी फंड है। तो कुछ ऊपर-नीचे होगा लाइफ में, तो वो अटक नहीं जाएगा। अब इमेजिन करो वो लड़का जिसने 25-26 साल में घर ले लिया, कहीं से भी। अब वो 50,000 रुपए की ईएमआई बन गई है। अब ऊपर-नीचे हो जाता है जॉब में, अब क्या करेगा वो? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। है ना? तो घर खरीदना चाहिए, बट कब? ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है ना? घर तो उसको मत खरीदना चाहिए, बट ये बस ये नेविगेट कर लो कब, देन यू विल बी अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। मतलब आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कंजूसी हो जाना है कि गूगल शीट खोल रखी है, उसमें बोल रहे नहीं यार मैं हर की जगह ही करता हूँ, ये भाई इतना बच रहा है, इतना बच रहा है। इतना लॉजिक नहीं लगाना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, तो आपको लग रहा है कि भाई नाउ आई एम सेटल्ड, देन यू कैन थिंक अबाउट कि आप घर खरीदेगा। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक घर खरीद लो, राइट? बट कुछ लोग होते हैं एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, कुछ लोग क्या करते हैं बहुत सारे फ्लैट्स खरीद लेते हैं। अपने एक घर खरीद लिया, उसके बाद बहुत सारे फ्लैट्स खरीद लिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बहुत लिक्रेटिव लगता है कि मेरा पैसा ग्रो हो गया, बट 10 साल के पीरियड में, 15 साल के पीरियड में जो कैगर मिलता है आपको, कंपाउंड एनुअल रेट रिटर्न मिलता है, दैट्स नॉट अट्रैक्टिव। तो वो भी ना करना चाहिए। उसको प्रॉपर चैनलाइज़ करो। तो ये गलती कर देते हैं लोग। और यही सबसे बड़ी गलती रहती है बिकॉज़ दिस इज़ अ ईएमआई इज़ जस्ट लाइक अ बर्डन ऑन यू, आपको वो हर महीने नहीं करना, नहीं करोगे तो रेपुटेशन। ईएमआई कंट्रोल में रखो यार, अगर शांति में रहना है, तो ईएमआई को कंट्रोल में रखो। अच्छा, इसके बाद में अभी हम लोगों ने बात करी हेल्थ इंश्योरेंस हमने स्टार्ट किया, फिर हम लोग पर्सनल एक्सपेंसेस पे गए, कार ईएमआई इन सबको, फिर हमने घर वाले को घर होम लोन इन सब पे बात करी। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट जो पर्सनल फाइनेंस में मेरे को लगता है सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज शादी। जो कि आदमी या तो गाड़ी पे खर्चा करता है, ठीक है, या फिर घर खरीदते टाइम पे एक मैक्सिमम खर्चा होता है उसका, और तीसरा उसकी शादी के टाइम पे होता है। और शादी के टाइम पर भी उसकी एज इतनी ही होती है, मतलब कोई अब 40 साल की उम्र में तो शादी करेगा तो खुद दूसरी शादी कर रहा है या फिर कुछ और ही सीन है। हाँ, या फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ़ में कुछ और कर रहा है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो शादी की एज है वही है 25 साल से लेकर के 30 के बीच में है। और उस टाइम पे उनका करियर भी ग्रो कर रहा है, जॉब भी अभी, अगर मैं बीइंग एज़ अ मैन बात करूँ, तो लेट्स से 26-27 में तो जॉब ही लगती है। हाँ, मतलब 22-24 में लग जाती है। 26 से थोड़ा सेटल हो जाता है। 26 से मतलब थोड़ा-सा मतलब अब हाँ, ठीक है, एक फिक्स सैलरी है, फिक्स है। जाएगी भी तो मैं दोबारा से एक्सपीरियंस होल्डर हो चुका हूँ। अब उस पॉइंट पे ही जब उसने घर नहीं खरीदा, पर शादी का वो आ गया। अब शादी में उसने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब वो भी एक सोशल प्रेशर उसके ऊपर है। अब उसके लिए लोग, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पर्सनल लोन पे जाते हैं। पर्सनल लोन लिया हुआ है मैंने शादी करने के लिए। तो उस पे आपका क्या टेक है? मतलब ये भी एक एक्सपेंस है जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। देन शादी को करके रिश्तेदार तो खाना खा के घर निकल जाते हैं। फिर हस्बैंड को या फिर वाइफ को ही ईएमआईज़ भरनी पड़ती है उसकी पूरी। देखिए, बहुत टची टॉपिक है। जिस तरीके से हमारा अपब्रिंगिंग है, जो सोशल प्रेशर है, राइट? और कुछ अरमान भी होते हैं आदमी के कि यार बेटी की शादी ऐसे करूँगा या बेटी की, तो इसको सिर्फ़ फाइनेंस के एंगल से देखना तो देखना चाहिए, बट सिर्फ़ फाइनेंस के एंगल से नहीं देख सकते, क्योंकि यार शादी भी आदमी एक बार ही करता है, राइट? तो ठीक से कर लो, राइट? बट वो ठीक को कैसे डिफाइन करोगे? सारा खेल वही है, उसको कैलिबर करना है, राइट? कैलिब्रेट करना है। तो मुझे लगता है कुछ एक नंबर डिसाइड कर लो। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं और आप 20 लाख की शादी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। बट आपके पास है ही 5 लाख रुपए या 20 लाख रुपए ही हैं, अब उसमें से आपने 18 लाख की शादी कर दी, ठीक, तो फिर तो बचा ही नहीं कुछ। मुझे लगता है एक रेशियो डिसाइड करो, किसको दिखा रहे हो यार? करेक्ट। दिखाना किसको है? देखो, जो लोग आपको समझते हैं, वो आपको जो प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहने वाले हैं, और जो नहीं समझते हैं, उनको आप कितना भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना? तो एक एक स्टैंडर्ड, मतलब एक रेशियो डिसाइड कर लो कि आपकी इतना लोड ना पड़ जाए सिस्टम पे। मतलब आपके पास 50 लाख हैं, 30-40% मैक्सिमम भई, और टू जाओ, राइट? और लोन पे शादी तो मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा कि यार आपके पास सैलरी 1 लाख रुपए की, यार आपने 25 लाख रुपए का लोन लेके शादी कर दी। आई डोंट थिंक दैट्स, थोड़ी छोटी शादी कर लो यार, मतलब तो अदरवाइज़ बहुत आगे देखिए, कहानी खत्म नहीं होती ना शादी के बाद, शादी से तो स्टार्ट होती है ना। भाई शादी करोगे तो फिर रोज़ खाना भी कभी बाहर भी खाने जाओगे, मूवी भी होगी, बच्चा भी आएगा, गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी। वहाँ से तो खर्चे स्टार्ट हो गए। और भी एक्सपेंसेस आएगा तो और है ना? और आपने पहला से इतना बड़ा लोन ले लिया है शादी के लिए, शादी के लिए। तो फिर उसके बाद फिर डिवोर्स हो गया तो है इमीडिएटली। चलिए वहाँ नहीं जाते हैं, लाइक, बट वो भी बहुत बड़ा एक्सपेंस है।
हो गया यार, उसके बाद फिर आपको उसके बाद और भी दिक्कत उसके बाद हाँ, ये चीज़ दैट इज़ वन थिंग जो लोगों को रखना चाहिए ध्यान में। सर हमने पर्सनल फाइनेंस पूरा तो कवर नहीं करा, बट हाँ, जो 4 मेन खर्चे हैं, बिकॉज़ अगर खर्चे न लाइक अगर आपके पास एक ग्लास है, उसमें अगर छेद है, तो आप कितना भी को भरने की कोशिश कर लो, पानी तो नीचे से निकलता ही रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 4 ही मेन एक्सपेंसेस हैं जो एज़ अ यंगस्टर सबसे मेन होते हैं। अगर सर किसी यंगस्टर ने अभी मान लो ये चारों एक्सपेंसेस अपने कवर करनी है, ठीक है? उसने अपनी ईएमआईज़ भी कंट्रोल में रखी है क्या? उसने घर भी अपने हिसाब से दिया हुआ है, सब चीज़ें उसकी ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द इन्वेस्टमेंट। ओके, अब वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है। अब इन्वेस्टमेंट में तो सर इन्वेस्टमेंट पे अगर हम आए तो इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को फ़ील होती है दैट इज़ कि कई बार क्या होता है कि हमें ना इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच का ना फ़र्क मालूम नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊँ तो कुछ तो होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है कि ये सेविंग है और ये सेविंग नहीं है ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मैं मेरे को ये फ़ील होता है कि सेविंग्स आर द ब्रांच ऑफ अ ट्री। जितनी बड़ी ब्रांच होगी, उतने ही ज़्यादा फ्रूट्स में आएगी। अ फ्रूट्स इज़ अ इन्वेस्टमेंट। तो लेट्स से अगर आपकी सेविंग सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए है, एफडी में 10 लाख के आस-पास है, तो आपकी ब्रांचेज़ बहुत बड़ी है। फिर आप चाहे स्टॉक में इन सब में लगाते रहो पैसा, अगर स्टॉक डूबा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेविंग्स ब्रांचेज़ स्ट्रॉन्ग है। राइट। तो इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट में आए तो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ लोगों को क्या करनी चाहिए? पहले सेविंग्स शुरू करना चाहिए या सीधा इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए? इस देखिए जो किताब है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बहुत अच्छी किताब है और वो वेल्थ क्रिएशन के कई हज़ार साल पुराने प्रिंसिपल्स हैं। उसका भी रूल नंबर 1 सेविंग ही है। पहले अगर सेव नहीं करोगे तो लगाओगे क्या? राइट? पहले तो मुझे ऐसा लगता है सेविंग रेट डिसाइड कर लो। आपके जो भी घर के खर्चे हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो भी प्रैक्टिकल सेविंग रेट है, 20% 30% आइडियली तो 40-50% होना चाहिए, डिसाइड कर लो, राइट? तो ये आपने सेविंग रेट फ्रीज़ कर दी है। अब आपने बात करा इन्वेस्टमेंट की, एफडी और बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। देखिए एफडी ना, इट इज़ नॉट अ व्हीकल फॉर वेल्थ क्रिएशन। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी एफडी का रेट कितना चल रहा होगा? 7 सही 7%। पोस्ट टैक्स 9% भी कर देती है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो देखिए हम उनका नाम नहीं लेते हैं जो बहुत छोटे हैं, रिस्की, फिर वो बॉन्ड वाली कैटेगरी में आ जाएँगे, राइट? अच्छे बैंक की बात करते हैं और पोस्ट टैक्स करने के बाद अब अगर आप आज 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो 10 साल बाद बनेंगे वो 1.67 लैक्स 10 साल बाद और अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इसमें डाल दो, तो वो 1 लाख हो जाएँगे 84,000। ओह! जी 6% इन्फ्लेशन वाले। हाँ, राइट? पैसा आपका आपको लग रहा है मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट पैसा कम हो रहा है, राइट? तो आपको करना क्या चाहिए? मतलब क्वेश्चन आपका ये होना आपका ये क्वेश्चन है कि वो सेव करने के बाद सेविंग रेट उसने बना लिया, अब क्या करे वो? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बकेट्स बना लें। ओके। बकेट नंबर 1 बकेट नंबर 1 क्या है? कुछ पैसा ऐसे कंपोनेंट जो कैश कंपोनेंट है। इसको मैं बोलता हूँ बकेट नंबर 1। इसका ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म नीड्स को मीट करना। कुछ भी है यार, छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो गया या किसी को पैसे की ज़रूरत है ना? कुछ भी है। दूसरी बकेट हो गई आपका इनकम जनरेशन। इसमें आप बॉन्ड्स जो भी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट आपको 8-10% का रिटर्न दे रही हैं, राइट? बॉन्ड्स हो गया, जो भी हो गया या आपने जो कुछ एफडीज़ बताई हैं, अगर उनमें लगाना चाहो तो मतलब 9% 10% के आस-पास रहे, इसमें कर लो। मतलब 10-20% एफडी में पैसा आपकी सेविंग का 10-20% इधर, बाकी पैसा डालो थर्ड बकेट में। वो क्या है थर्ड बकेट? इनकम जनरेशन, वेल्थ जनरेशन। क्योंकि यहाँ से पहली 2 बकेट से पैसा नहीं बनता है, तीसरे बकेट से पैसा बनता है। बस होती है वहाँ से वेल्थ बनती है। अब होगा क्या? यहाँ से वेल्थ बनती जा रही है, बनती जा रही है। तो जहाँ वेल्थ का ओवरफ्लो हो रहा है, बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2। जैसे मार्केट बहुत हाई गया, कर क्या सकते थे हम लोग? वहाँ से 10% पैसा निकाला, बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2। मार्केट जब बहुत गिर गया, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा पैसा बकेट नंबर 1 और बकेट नंबर 2 से मार्केट में डाल देंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। इसको बोलते हैं 3 बकेट स्ट्रैटेजी। इस सब का रिस्क भी बहुत कम भागता है, रिस्क आ ही हो गया। आप इसका द ब्यूटी सोचिए, आपका वेल्थ भी क्रिएट हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, आप डर नहीं रहे हो। आप क्यों नहीं डर रहे हो? क्योंकि आपके अगले 5-6 साल का पैसा यहाँ पे है। इतने टाइम में तो मार्केट रिकवर हो ही जाता है, राइट?
बल्कि जब मार्केट गिरा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा-सा पैसा यहाँ डालोगे। तो आपने कम पैसे में क्वालिटी स्टॉक्स खरीद लिए और फिर वो एकदम से भागेंगे। तो इट्स अ वेरी, वेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी, वेरी मच ग्रेट स्ट्रैटेजी। तो बैलेंस रखना है। सी एफडी इज़ नॉट अ वेल्थ क्रिएशन बट आई एम नॉट अगेंस्ट एफडी। एफडी होनी चाहिए हर आदमी के पास, बट एक रेशियो डिसाइड कर लो। कितनी होनी चाहिए? इनमें सर एक चीज़ और बोलते हैं, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, नाम तो लेना सही नहीं होगा, बट आपने भी देखा होगा, वो बोलते हैं कि बैंक में पैसा रखो ये। बट अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि पहले मेरा माइंडसेट भी ये था कि बैंक में पैसे नहीं रखना बेकार होता है, ये होता है, वो होता है। फिर सर मुझे सिंगापुर के लिए डाली थी वीज़ा एप्लीकेशन। उसमें मिनिमम 6 महीने की स्टेटमेंट में तुम्हारा पैसा ऑलरेडी समझ। खैर आप वो बाकी अपना इनकम दिखा सकते हो कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो उससे भी काम चल जाता है। बट पहला लॉजिकल स्टेप उनका होता है लास्ट 6 मंथ के इन्वेस्टमेंट बेस्ड। अब लास्ट 6 मंथ में उनको दिखना चाहिए कि आपके पास 3 लाख 4 लाख का फंड है, 5 हाँ, इतना पैसा आ रहा है। लाख रुपए है सेविंग्स का अकाउंट में कि नहीं है। अगर आपका अकाउंट में 50,000 रुपए है बड़े हुए, अगर अपनी आईटीआर दिखा रहे कि अपने 12 लाख की, फिर उनके ऑब्जेक्शन आता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है इस रीज़न की वजह से। फिर आप दोबारा अप्लाई करते हो, फिर आप उसमें अपना चाहे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का वो डाल दो, स्टेटमेंट सिक्योरिटी के डाल दो, पर वो एक और प्रोसेस आपका हो गया पूरा का पूरा। सही बात। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना मेरा जो टेक है वो ये कि ठीक है, बैंक अकाउंट आपका पैसा चाहे खा रहा हो, पर आप वीज़ा के लिए या कभी-कभी लोन के लिए भी, होम लोन ही अगर आपको करना है, तो भी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दिखाने के लिए भाई प्रूफ कि मेरे पास इतना है, मैं वो करता हूँ, मेंटेन करता हूँ। तो यहाँ पर ही बहुत सारे लोग वो होते हैं कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मेरे को सिंगापुर वीज़ा करना था, एजेंट ने बोला भाई बैंक अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं। देखिए, इसमें पॉइंट ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा बैंक अकाउंट में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनका ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता हाँ, है। नॉर्मल। बट कुछ रखना चाहिए और जैसे मैंने बताया बैंक अकाउंट का पैसा और एफडी का पैसा, ये सब पैसा मेरे लिए बकेट नंबर 1 में आता है। तो इसमें पैसा होना चाहिए। इसमें कुछ क्योंकि अगर इसमें पैसा नहीं होगा ना, तो आप परेशान रहोगे। बहुत ज़्यादा। मार्केट गिरा थोड़ा-सा भी आप परेशान हो जाओगे, क्या अब मैं बेचूँ क्या? जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो फिर अपने स्टॉक्स बेच के पैसे की नीड पूरा करोगे ना। फ़ायदा ही क्या हुआ? फिर प पेड़ को बड़ा होने से पहले ही आपने कहा है। सर इसमें मैंने ना एक कोट पढ़ा था फेमस, पता नहीं वो किताब का नाम नहीं याद। उसमें एक कोट था कि मतलब इंग्लिश में कोट था, हिंदी में सिंपल यही था कि मेरे को इतना अमीर होना है कि मैं अपने इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आएगा मैं उस पे अपनी लाइफ, मतलब मतलब एक सीन था जिसमें भगवान आते हैं उसके पास में, गॉड आते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। सो उसको समझ में नहीं आता कि क्या मांगू, पैसा मांगू तो कितना है, सब ये सब चीजें। तो उसने भगवान से कहा था कि मुझे इतना धन दो तुम कि जो मेरा ब्याज हो, उस ब्याज पे भी जो ब्याज हो, उस पे मैं जीवित रह सकूं लाइफ भर। तो सर ये अगर हम रियल लाइफ में सोचे, इतनी वेल्थ क्रिएट करना एज अ सैलरीड पर्सन, तो ये पॉसिबल है कि इतना वेल्थ क्रिएट हो जाए कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट पे आप वो करो। पता नहीं लोग ना बहुत सारी कहानी बताते रहते हैं। पहली बात तो अगर आपके पास भगवान आ रहे हैं और बोल रहे हैं बेटा तुझे क्या चाहिए? तो आप उससे ये बोलोगे कि मैं इंटरेस्ट के अपने इंटरेस्ट पे इनकम जी रहा हूँ। मतलब यार कम ऑन! भगवान आपके सामने है यार, कुछ अच्छा माँग कुछ लो। मांग सकते हो। अरे भगवान को ही माँग लो ना कि भगवान मुझे अपना बना ले, राइट? बट हाँ, फाइनेंस में लिमिट रहते हैं। देखिए ये बहुत सारे आई डोंट नो कि कौन-सी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं लोग, राइट? बट मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं किसी बंदे से मिला, वो अच्छा खासा पैकेज था उसका। अच्छा खासा मतलब 40-50 लाख का पैकेज था। मैंने पूछा भई कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? बोला 80 करोड़। मैंने कहा 80 करोड़ का क्या करोगे? ये मुझे लगता है 80 करोड़। मैं भाई तुम कमाते इस साल का 50 लाख रुपए, उसका टैक्स भी दे देते हो। पहली बात तो 80 करोड़ में कमाओगे क्या? और आ भी गया तो करोगे क्या? आप अभी भी नहीं खर्च कर पा रहे थे उतना पैसा। तो बेसिकली देखिए कुछ फंडे होते हैं, कुछ सिंपल रूल्स होते हैं, कितना पैसा चाहिए मैं बता देता हूँ। किसी भी आदमी का एनुअल एक्सपेंस किसी आदमी का मान लो एनुअल एक्सपेंस 20 लाख है, राइट? उसका मल्टीप्लाई कर दो 30 से, कितना हो गया? 6 करोड़। और उसके लाइफ के मेजर एक्सपेंसेस बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाई, घर, राइट? फॉरेन ट्रैवल जो भी है, वो एक्सपेंसेस ऐड कर दो। आज के टाइम में अगर किसी आदमी के 2 बच्चे हैं, उनकी शादी करने में कितना पैसा लग जाएगा? 1 करोड़। अगर बहुत ही अच्छी-अच्छी शादी करेगी, राइट? उन दोनों को पढ़ाने में कितना पैसा लग जाएगा आज के टाइम पे? सीएनजी को 1 करोड़ मान लो, राइट? मेडिकल की बात नहीं करते क्योंकि मेडिकल में ही 1 करोड़ लग जाएगा बट अगर कुछ और करते हैं और एक घर लेने में कितना लग जाएगा आज के टाइम में पैसा? 2 करोड़, अगर बहुत अच्छे है तो 2 करोड़ में आराम से। राइट? तो अगर ओवर हैंग खरीदें तो 100 करोड़ में दे देते। मतलब अभी तो मैं
कह रहा हूँ कि एक अच्छा जीवन के लिए, राइट? और देखो ऊपर की तो कोई लिमिट नहीं है, और तो कितना राइट? और उसको अगर फॉरेन ट्रैवल करना है तो 20 लाख रुपए वहाँ पे, राइट? तो हमने क्या करा, हमने 6 करोड़ रुपए का हमने, अगर इसके पास ये 6 करोड़ रुपए आ गए ना, उसके वो कैश फ्लो हर महीने आता रहेगा। अगर वो 90 साल का भी हो जाएगा ना, तब भी वो आता रहेगा। सपोज़ वो 40 साल का है, तो वो आता रहेगा। और ये मेजर एक्सपेंसेस, तो 6 करोड़ प्लस 1 करोड़ शादी के, 1 करोड़ एजुकेशन के, 2 करोड़ घर के, और 10-20 लाख रुपए पन के, गाड़ी के, जो भी है, सो 10.5 करोड़ रुपए अगर उस बंदे के पास हैं, जो सोच रहा है मेरे को 80 करोड़ रुपए चाहिए, एक तो उसका जीवन बीत जाएगा 80 करोड़ रुपए कमाने में। पता चला वो 90 साल का हो रहा है, तब वहाँ पे 80 का टारगेट पहुँचा, अब बोलेगा मैं अब फाइनेंशियली फ्री हुआ। व्हाट इज़ द फन यार? कोई में है ये कुछ मज़ा नहीं है, राइट? तो वो आदमी के पास अगर 10-12 करोड़ रुपए है, आई थिंक इज़ फाइनेंशियली फ्री। फिर वो जॉब करना है करे, नहीं करना मत करे, जो भी करना है करे। तो ये सब धारणा है कि मेरी इंटरेस्ट से पैसा आ जाए, हो सकता है कुछ लॉजिक हो, मुझे नहीं मालूम। जितना मैंने किताबें पढ़ा है और जितना मुझे प्रैक्टिकल लगता है, और मैं खुद फाइनेंशियली फ्री हूँ, राइट? तो मैं खुद 3 बकेट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ। मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है, और मेरे सर्कल में काफ़ी लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, राइट? जो 5-5, 6-6 साल से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, वो भी यही फॉलो कर रहे हैं। तो मैं तो ये बता सकता हूँ जो लोग प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ प्रूवन स्ट्रैटेजी। तो सर इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए तो आपके अकॉर्डिंग जैसे अब एक बंदा है लेट्स से सेविंग्स वगैरह सब कुछ सेट, तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा डीप जाए तो उसको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए या फिर उसको इक्विटी पे जाना चाहिए, स्टॉक की इक्विटी खरीदूंगा? क्योंकि इसमें भी मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट ये आता है, जैसे दो तरह के लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड को सपोर्ट करते हैं, दूसरे स्टॉक को करते हैं। जैसे स्टॉक वाले ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कमा सकते हो, जैसे आपने आंसर टाइटन में आपने एग्जांपल दिया राइट। पे, तो आपको 2000% का इंटरेस्ट ना होल्ड करके रखते हैं लोग लॉन्ग तब तक। वही जो म्यूचुअल फंड वाले ये बोलते हैं कि इतनी हेडक लेगा कौन कि इक्विटी उसको रिसर्च का कौन रिसर्च करेगा? तो इसमें इतना कौन रिसर्च करेगा, फिर पैसा लगाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अच्छा तो हम कोई फंड मैनेजर है उसको पैसा दिया, वो हमारे बिहाफ पर वो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग एज अ मतलब ये इंसान की नीड पे डिपेंड करता है या फिर इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है कि उसको अगर ये है तो इक्विटी में जाओ, ये है तो म्यूचुअल फंड में जाओ? देखिए, प्रिंसिपल तो वही है, नो व्हाट यू वांट। आप एक अज़्यूम कर रहे हो कि मैं एक म्यूचुअल फंड खरीद लूँगा, राइट? और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी एक ब्लाइंड चीज़ है। नो व्हाट यू वांट, और आप कंपनी में ऑन कर रहे हो कोई, और बिना एनालाइज़ करे, बिना समझे, आप सोचो वो बढ़ जाए। देखिए, सब कुछ समझना तो पड़ेगा। चाहे म्यूचुअल फंड है तो आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर समझना पड़ेगा, उसका एक्सपेंस रेशियो करना समझना पड़ेगा। आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो मान लो, राइट? और आप म्यूचुअल फंड दे रहे हो, कई म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.25, 2%, 1.95, तो 5 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो पे आप 10 लाख रुपए साल का दे रहे हो। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, सही है, बट जस्ट नो कि वो हो रहा है। तो डू यू नो द फंड मैनेजर वो कैसा मैनेज कर रहा है? कौन-सी कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर रखा है? अगर इफ यू नो, राइट, देन म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, राइट? बट सम पीपल आर स्मार्ट, राइट? जिनको नॉलेज होती है, या फिर दे हैव एक्सेस टू गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। इफ दे हैव दैट लिबर्टी, देन आई थिंक इट्स अ मच बेटर इक्वेशन। आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम रहेगा शायद। तो पर्सनल चॉइस है इसमें कि आप कहाँ, बट जो चीज़ नॉन नेगोशिएबल है वो है कि इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर बाइंग, राइट? सो नो व्हाट यू आर बाइंग। आपने टाइटन की बात करी, ऐसे पिडिलाइट है, बहुत सारे एशियन पेंट हैं। एक कोई कंपनी नहीं जानता, ज्योति रेजिन्स, पिडिलाइट का कंपटीटर है, फेविकॉल ही बनाते हैं। दैट कंपनी हैज़ गॉन 1000 टाइम इन लास्ट 16 ईयर्स। तो अगर कोई इतनी रिसर्च कर सकता है, तो व्हाई नॉट, राइट? एंड इफ यू हैव एक्सेस टू गुड फंड एडवाइजर्स, व्हाई नॉट? तो फॉर एग्जांपल के लिए जिस तरीके से जैसे आपने बोला कि आपको पढ़ना तो दोनों जगह ही पड़े, एक जगह आप स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हो, दूसरी जगह आप कौन से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना है उसके बारे में पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में आपका सारी मेहनत खत्म हो जाएगी वहां पर। देखिए, मैं यहाँ इसमें दोबारा बोलना चाहूँगा इसमें कि पढ़ना, आपको कंपनी रिसर्च नहीं करनी है। देखिए, एक आदमी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है। आप आज का टाइम देख ही रहे हैं कि वो 10 बजे से अपना डे स्टार्ट करता है, शाम तक 6-7 बजे तक तो काम करते ही हैं, और राइट? उसके बाद उसके पर्सनल, उसको जिम जाना है या बच्चे हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ पर्सन टू वर्क्स फ्रॉम 10 टू 8,
and then do the equity research, right? That is also not a practical solution. But he should be aware. अगर मैं म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, तो कौन सा ले रहा हूँ? क्या वो अच्छा है? उसका 10-20 साल का परफॉर्मेंस क्या है? उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है? क्या कंपनी उसने होल्ड कर रखी है? थोड़ा बहुत मोटा-मोटा रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद उसे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, तो उनको कितना पैसा दे रहा हूँ। अगर वो मेरे पोर्टफोलियो का 2% हर साल काट रहे हैं, तो 5 करोड़ का 10 लाख हो गया, राइट? देखिए ना क्या चीज़ इस ये पता होना चाहिए और दूसरा बात अगर ये है कि वो उसके पास अच्छा फंड एडवाइज़र है। क्या वो फच फंड एडवाइज़र अच्छा है? क्या वो खुद फाइनेंशियली फ्री हुआ है? जो आदमी दूसरे को बोल रहा है कि मैं आपको फाइनेंशियली फ्री कर दूँगा, क्या वो खुद फाइनेंशियली फ्री हुआ है? अगर हुआ है, उसके पास क्या स्टॉक्स हैं, क्या परफॉर्मेंस है? आई थिंक वहाँ भी कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा हुआ। अच्छा ऑप्शन। सर इसमें अगर हम इक्विटी पे आए तो जो आपका स्टार्टअप है नया सी हो, तो वो कैसे करके हेल्प कर रहा है उस डॉक्टर की या उस वर्किंग प्रोफेशनल की जो ऑलरेडी 9 टू 5 में बिज़ी है, फिर अपने वाइफ को भी सँभाल रहा है, बच्चों को भी सँभाल रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ़ भी देख देख रहा है, उसको अपनी वेल्थ भी वो कर क्रिएट करनी। तो ये जो बड़ी बिग प्रॉब्लम है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो अपने नए स्टार्ट्स के थ्रू? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अभी तक हमने जितनी बात करी है, पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल मिस्टेक्स। जैसे हमने बात करी कि उस बंदे ने स्कॉर्पियो खरीद ली या किसी ने आईफोन खरीद लिया या गाड़ी खरीद ली या बहुत जल्दी घर खरीद लिया। पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल मिस्टेक्स। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, पीपल आर लैकिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर कोई हमें बता देता कि इतने की गाड़ी खरीदनी चाहिए, कब घर खरीदना चाहिए, इतना पैसा यहाँ लगाना चाहिए, तो एक जनरल एजुकेशन हमारा एक ये है कि हम एडुकेट करें लोगों को पर्सनल फाइनेंस पे, राइट? वो कन्विक्शन जब बिल्ड हो जाती है, देन वी आर इक्विटी रिसर्च फर्म, राइट? हम लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं। तो वी आर अ इक्विटी रिसर्च रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। तो जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास टाइम नहीं है, मतलब ऑलरेडी 10 से 8 तक काम कर रहा है, तो ही विल गेट अ लिस्ट ऑफ रिसर्च कंपनी और उनमें कब एवरेज अप करना है, कब निकलना है, वाया प्लेटफॉर्म। बट स्टेप नंबर 1 क्या है? उसका रिस्क कि उसको एजुकेट करना है हमको, कि कितना सेव करना है, क्यों करना है, कि क्या नंबर चाहिए। उसके बाद वो क्वालिटी इन्वेस्टिंग और जो सीओ रिसर्च का जो थर्ड एंगल है, जो इंडिया में अभी एक चीज़ स्टार्ट हुई है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। सी वी आर अ टेक बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हम टेक्नोलॉजी पे बहुत हाई है। अब एक कंपनी का स्टॉक प्राइस जिस-जिस फैक्टर पे मूव कर सकता है, हम सारे एनालाइज़ करते हैं टेक्नोलॉजी पे। जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस, गोल्ड का प्राइस, ट्रम्प आया है, राइट? कंपनी की ऑर्डर बुक, कैपेसिटी एक्सपेंशन, उसका कैश फ्लो कैसा है, नेक्स्ट 3 ईयर का प्रोजेक्शन क्या है, मैनेजमेंट कौन है? ये सारी चीज़ें हमने ये टेक्नोलॉजी से एनालाइज़ करना है। तो सीओ रिसर्च इज़ वन ऑफ द कंपनी जो इस चीज़ को टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहा है। तो ये एक नया हमारा एक वर्टिकल चल रहा है जिसको हम बोलते हैं अल्गो इन्वेस्टिंग, राइट? तो इस तरीके से हम मदद करेंगे और वो जब वाला प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा तो भी हम लोगों को देंगे। बट अभी के लिए एजुकेशन एंड द क्वालिटी रिसर्च कंपनी जिसको वो मंथली एवरेज अप करें। ताकि वो का टाइम भी सेव हो और जो जल्दबाजी है वो उससे थोड़ा उनको सी आवर ऑब्जेक्टिव इज़ कि यू कैन प्लान योर इन्वेस्टिंग इन 10 मिनट्स अ मंथ, हो राइट? एक बार आपका इनिशियल फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया है, देन यू जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म कि कौन-सी कंपनी बाय करनी है, किस रेशियो में बाय करनी है, प्रेस अ बटन, काम खत्म। तक्सी अरे! सर इसमें जैसे आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसमें एक क्वेश्चन है जो मेरे को जानने की कोशिश करनी है, दैट इज़ कि एक कंपनी को सही तरीके से रन करने लिए बहुत सारे फैक्टर उसमें इन्वॉल्व करते हैं, बट वन ऑफ द फैक्टर जो उसके अंदर है दैट इज़ अ वर्क स्पेस। अगर आपका वर्क स्पेस अच्छा नहीं, जहाँ पे आप काम करने के लिए आ रहे हो, वही अगर ठीक नहीं है, तो बनने का मन भी नहीं करता ऑफ़िस आने का और काम का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑफ़िस 2.0 की तरफ से क्या-क्या चीज़ें मतलब लगा आपको स्पेस कि आपने अपनी कंपनी के लिए ऑफ़िस 2.0 को ही चूज़ किया? एक ये मेरे घर के बहुत पास है। राइट? सो बस कि गाड़ी उठाई और विदिन 5 मिनट्स, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, जो 2-3 चीज़ें बहुत अलग हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्क स्पेस इवैल्यूएट करे। मुझे लगता है जो यहाँ की यूएसपी है वो यहाँ का इकोसिस्टम है। वी हैव सो मेनी टैलेंटेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। कुछ मार्केटिंग के जीनियस हैं, कोई सेल्स में है, कोई लॉयर्स हैं, राइट?
कुछ लोग टेकी हैं, कुछ लोग मार्केटिंग में हैं, कुछ लोग ट्रैवल में हैं। यू गेट टू मीट सो वाइब्रेंट, सो टैलेंटेड पीपल, राइट? एंड यू विल लर्न अ लॉट। एक तो ये हो गया। पहले मैंने बताया घर के पास, दूसरा द पीपल आर अमेजिंग। एंड मुझे लगता है थर्ड जो यहाँ का एक इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट? द चेयर्स हो गया, लाइट हो गया, जो भी है, राइट? एक इंटीरियर्स है, इट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर द वर्क एनवायरनमेंट। आपको मन करता है यहाँ पे आके काम करने का। मेरे कितने सारे दोस्त आते हैं या फिर कस्टमर्स आते हैं, या कभी किसी ने ये नहीं बोला कि यार ये ऑफिस, सबने ये बोला यार ये ऑफिस में कुछ बात है। इट्स वेरी, देयर इज सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड लुक्स ब्यूटीफुल। ये रीजन है। सर इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट के साथ इसको जोड़ूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से आपने ऑफिस 2.0 को इवैल्यूएट किया कि ये पैरामीटर्स है इसमें, सेम जब हम किसी स्टॉक को चूज़ करते हैं या किसी भी इन्वेस्टिंग मॉडल को हम लोग चूज़ करते हैं, तो उसमें भी हमें ऐसे कौन-कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए कि ये पैरामीटर्स अगर उसमें है, तो हमें इसमें पैसा अपना डालना चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जैसे वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, स्टॉक हाँ, हो सकता है, एफडी हो सकती है। अगर ये पैरामीटर्स है तो ठीक है। तो इसी के साथ-साथ मेरा उसी के साथ एक अटैच क्वेश्चन ये भी है कि पैरामीटर्स तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, बट द थिंग इज़ कि पैरामीटर के अलोंग साइड में एक और चीज़ होती है, दैट इज़ कि सिचुएशन, कि किस सिचुएशन के लिए वो पैरामीटर्स हम दें। राइट, राइट, राइट। एग्ज़ाम्पल जो है, मुझे अब 3 महीने बाद, लेट्स से 3 साल बाद शादी करनी है। तो अब मेरी सिचुएशन है शादी, और मेरा लेट्स से 10 लाख रुपए का मेरा वो है। तो अब मैं कौन से पैरामीटर्स देखूँ म्यूचुअल फंड में, ताकि मेरा ये गोल अचीव हो जाए? क्योंकि 3 साल बाद अगर मेरा पैसा 20 लाख रुपए की जगह अगर 7 लाख हो गया, तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। तो वो भी चीज़ है। राइट। आपने 2-3 बातें करी है, मैं एक-एक करके जवाब देता हूँ। एक तो आपने बोला कौन-कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए, राइट? देखिए पैरामीटर्स, वी चेक अराउंड 73 पैरामीटर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। वो क्या-क्या हो सकते हैं? फाउंडर कौन है? विज़न क्या है कंपनी का? बिज़नेस मोड क्या है उसका? कैश फ्लो कैसा है? प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं? नेक्स्ट 3 ईयर्स की ग्रोथ कैसे है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ तो नहीं है? सेक्टर में टेलविंड है या नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे फ्लक्चुएट कर रही है? एम्प्लॉयी कितने हैप्पी हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? आप ये सोचो कि एक कंपनी को रिसर्च करने में कितना टाइम लग सकता है, राइट? डीप रिसर्च करने में, ये हो गया। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। और अच्छा, फिर इसके बाद होता है सेक्टर स्पेसिफिक। जो फैक्टर्स एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एनालाइज़ करने में यूज़ होते हैं, शायद वो 80% ऑटोमोबाइल में भी चलेंगे। बट ऑटोमोबाइल में 20% मोर फैक्टर्स हो सकते हैं या डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरी बात आपने करी कि आप, एक तो हो गया कंपनी को एनालाइज़ करने में, बट आपने एक बोला पर्सनल सिचुएशन, कि अगर किसी बंदे की शादी 3 साल में हो रही है, और उसके पास आज की तारीख में 10 लाख रुपए ही हैं, तो क्या सारा स्टॉक में लगा देना चाहिए? और वो 20 लाख होके फिर एकदम साफ हो जाएँगे? मुझे लगता है देखिए वो बकेट बकेट स्ट्रैटेजी बहुत प्रूवन है, उसी हिसाब से करना चाहिए। बट स्टॉक को वेट रखना चाहिए और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो वेल्थ क्रिएट करेगा। क्योंकि शादी के बाद भी तो चीज़ें हैं ना, जैसे हमने डिस्कस करी। वो प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो सर लास्ट में ना हम लोगों का एक क्विक फायर राउंड होता है। तो इसमें बेसिकली हम आपसे 5 क्वेश्चन तो वो 5 क्वेश्चन जस्ट बेसिकली आपको मैं सिचुएशन दूँगा, एंड देन आप उस सिचुएशन के बेसिस पे आंसर कर स अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आंसर देना तो स्किप भी कर सकते हैं? हाँ, मतलब आप बता सकते हो कि अभी मेरे को अच्छा, अच्छा, ठीक। चीज़ है। ठीक है। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, सपोज़ करो सर कि सपोज़ करो अभी आपकी लाइफ़ में जितना भी आपके पास पैसा है, वो सब कुछ किसी इंसिडेंट की वज़ह से सब कुछ लूज़ हो गया, जो भी वेल्थ आपने क्रिएट की। आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, तो अगले 5 साल में आप उसको दोबारा से क्रिएट अगर कर पाते हो, तो आप किस तरीके से करो? क्या स्टेप्स होंगे जो आप लोगे उस वेल्थ को दोबारा क्रिएट करने के? देखिए स्टेप्स तो क्लियर हैं। अब ये नहीं पता उतना पैसा 5 साल में बनेगा या 7 साल में बनेगा, छोड़ देते हैं ऊपर वाले के ऊपर। बट वो स्टेप्स क्लियर हैं। कौन-कौन से स्टेप? वो स्टेप्स यही है कि भई इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंपनीज़, पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करो, राइट? अभी बिल्कुल पैसा ज़ीरो हो गया तो पहले तो पैसा जुगाड़ो थोड़ा-सा, राइट? और अगर पैसा आ गया है तो फिर उसे कंपाउंड करो। ओके, सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन-सी एक ऐसी मिस्टेक है जो इंडियन स्टॉक इन्वेस्टर को अमीर बनने से रोक रोक रही है?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैपिटल एलोकेशन। सबसे बड़ी मिस्टेक। सबसे बड़ी क्यों? बहुत अच्छा स्टॉक है, लगा दिए उसमें 2000 रुपए, तो अच्छा पैसा लगाना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इफ़ यू नो द कंपनी, ठोक के पैसा लगाओ उसमें, तभी तो बड़े आदमी बनोगे, तभी तो पैसा कमाओगे। ओके, सर अगर मैं आपको आज से 5 साल पीछे लेकर के लाऊँ, तो वो कौन-सी एक ऐसी कंपनी है जो आपको रिग्रेट है कि मैंने काश इस पे इन्वेस्ट किया होता? ऐसे तो बहुत सारी हैं। कोई एक ऐसी कंपनी की 5 साल पहले अगर आप टाइम मशीन में वापस जा सको तो वही ऐसी कंपनी। आई थिंक ज्योति रेज़िन्स अम, इज़ वन। सीरा सैनिटरीवेयर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसमें विजय केडिया साहब इन्वेस्टेड हैं। दैट कंपनी हैज़ गॉन 300-400 टाइम्स। वो कंपनी मैं भी होल्ड कर रहा था 2012 में, 2012 में, और वो कंपनी मैंने इसलिए बेच दी क्योंकि उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो मर गया था। तो मेरी इमैच्योरिटी समझो, मुझे लगा कि यार वो उस कंपनी का जो मेन आदमी था वो मर गया, और फिर मैंने बेच दिया। मतलब मैं भी सीख ही रहा था, पर उस कंपनी में के बाद वो करीना कपूर के ऐड आए, और सीरा सैनिटरी हर जगह पहुंच गया। दैट कंपनी वेंट 100 टाइम्स फ्रॉम देयर। ओके, सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज़ दैट सो अगर मैं आपको पूछूँ, सो क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से है कि हाउ मच मनी, जैसे आप अभी हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करी, सो माय क्वेश्चन इज हाउ मच मनी इन इंडिया अ पर्सन नीड टू बिकम फाइनेंशियली फ्री? ये क्वेश्चन का जवाब एक्चुअली उसकी कॉन्टेक्स्ट पे है। उसका एनुअली, जैसे मैंने बताया, उसका एनुअल खर्चा कितना है। अगर हम उसको मीडियम मान लेते कि एक मिडिल क्लास हो गया फाइनेंशियल फ्री हो गया, मिडिल क्लास को फाइनेंशियली फ्री हो रहा है 6-7 करोड़ रुपए इज गुड इनफ। इस गुड कि अगर कोई मिडिल क्लास है महीने का खर्चा कितना माने अगर 70-80 हज़ार रुपए, 80 हज़ार का खर्चा है, 7 करोड़ में अपने आप? बहुत आराम से होगी। मजा, ही कैन लिव पीसफुली। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा इसमें ये है कि अगर कल को स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, ओके, सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो एक इन्वेस्टर को एक दो चीज करनी पड़ी। पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 बकेट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो डरना क्यों है, राइट? और क्रैश हो गया है और आपको पता है आपके स्टॉक्स अच्छे हैं। अगर आपको नहीं पता आपके स्टॉक्स अच्छे हैं तो निकल लो वहां से, बाय सेल दो स्टॉक्स। और आपको पता है आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, तो बकेट 1 और बकेट 2 से पैसा लाओ, इन्वेस्ट करो, और वहां उसको कंपाउंड होते हुए देखो। जैसे 2020 में कोविड के टाइम पे मार्केट ने 20 में हुआ है, 12 में हुआ है, 18 में हुआ है, आप 9 में हुआ है। आपको पता है 2017-18 में मिड कैप स्मॉल कैप कितना क्रैश हुआ है? 1/6 1/7 हुए हैं स्टॉक्स। कंपनी लाइक टाटा, EXI, मदरसन सुमी करेक्टेड फॉर नो रीजन। प्रॉफिट्स ग्रोथ सबसे चल रहा है, तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत क्रैश हुआ है। तो आपको पता है अगर वो अच्छी कंपनी है, ठोक के पैसा लगाओ उसमें। ओके, तो एक बाग बार मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अच्छे पॉइंट। बट अगर आपको नहीं पता है आपने उस कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करा है, जस्ट सेल एंड रन अवे। पेज कर पी निकल। हाँ, मतलब यार पता होना चाहिए ना क्यों इन्वेस्ट करा है। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला फंडिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट बिल्कुल लास्ट तक सुना होगा उनको भी काफ़ी कुछ अवेयरनेस मिला होगा। सर लास्ट में एक फाइनेंशियल एडवाइस जो आप देना चाहो जिसने भी लास्ट तक सुना है उसके लिए, जो आपको भी किसी ने दी हो और आपकी भी लाइफ उससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ हो। इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंपनीज, राइट? और कैपिटल एलोकेशन, अच्छी कंपनी में छोटा पैसा नहीं लगाना है, अच्छा पैसा लगाना है, अच्छा वैसे राइट? दैट्स द की। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।